सोलर सिस्टम, सन का ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन So this is unit number 6 और NCERT में इसे चैप्टर नंबर 8 में दिया गया। So ग्रेविटेशन फंडामेंटल, मतलब ग्रेविटेशंस में आप फंडामेंटल्स नहीं पढ़ते, ग्रेविटेशन एप्लीकेशन का चैप्टर है। आज तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है लाइक फ्रॉम टू रोटेशन, वो सब एक साथ ग्रेविटेशन में अप्लाई हुआ है। सो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल्स, ये एप्लीकेशन है कि आपने जो सीखी है फिजिक्स उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखिए, इस ग्रेविटेशन में आपको क्या करना है। अब अगर आप हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स उठा के देखें ना, तो जो ब्रांचेस आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांचेस, उसमें से एक ग्रेविटेशन है, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांचेस। सो ग्रेविटेशन कहता है इफ यू हैव टू मासेस, अ मास m1 एंड अ मास m2, आपने दो मासेस ले लिए, तो ये मासेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लाइक आप अर्थ की सरफेस पर दो मासेस रख दीजिए, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लाइक अगर मैं पेन रख दूं, तो पेन को जैसे ही मैं रिलीज करूंगा, अर्थ इससे अट्रैक्ट कर रही है। अब इसमें कभी कभी जब मैं ये कहता हूँ कि सारे दो मासेस अट्रैक्ट करेंगे, तो बच्चे कहते हैं अच्छा, ये सामने बुक्स पड़ी है, दो बुक्स पड़ी है, पेन पड़ा है, लैपटॉप पड़ा है, वो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। तो जब मैं कह रहा हूँ कि ग्रेविटेशन फोर्स वो फोर्स है जिससे हर दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, तो फॉरन काउंटर एग्जांपल आता है कि अच्छा सामने दो बुक्स पड़ी हुई है, बुक्स तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगी, तो वो बुक्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, बट जिस फोर्स से बुक्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, उससे बहुत ज्यादा फोर्स से अर्थ उन दोनों बुक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो वो फोर्स जिससे अर्थ दोनों बुक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशन। अगर मैं अर्थ हटा दूं तो दोनों बुक्स क्लैश कर जाएंगे। लाइक मैं पेन ले लूं और ये मोबाइल ले लूं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बट अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये इन दोनों को अट्रैक्ट नहीं होने देना अपनी तरफ, डाउनवर्ड्स पुल कर। सो दैट्स ग्रेविटी। आप कहीं भी दो मासेस ले लें, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इन स्पेस, किसी और गैलेक्सी में चले जाएं, हर जगह ये दोनों मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद अ फोर्स which is known as gravitation, with a force which is known as gravitation. तो दो मासेस हमेशा एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बहुत थ्योरीज, दो बहुत प्रोमिनेंट थ्योरीज हैं। एक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जी माइनस में, बिल्कुल दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सर यस, वो दोनों मासेस को अट्रैक्ट होने से अर्थ की ग्रेविटी रोक रहा है। अर्थ की ग्रेविटी नहीं रोक रहा, मतलब ये ऐसा हो जाए कि कैस्पल तुम हो और मैं किसी और को ले आऊं, मानसवन को ले आऊं, दोनों से कहूं एक रोप पकड़ो और एक दूसरे को खींचना शुरू करो, और नीचे मैं लगा दूं दो सुमो पहलवान, वो भी तुम्हें नीचे से खींच लो, तो ऑब्वियसली तुम एक दूसरे को खींच रहे हो, लेकिन एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि वो जो पीछे से फोर्स अप्लाई कर रहा है वो फोर्स बहुत ज्यादा है, सिर्फ ऐसे ही सी। नहीं सर, तो फिर वो एयर नहीं रोक रहा है, क्योंकि अगर वैक्यूम में ले जाते हैं तो एयर, चीजें चिपक जाती है सर। एयर उतनी नहीं लगा सकता, उतनी नहीं है, एयर की फोर्स है, मतलब एयर फ्रिक्शन उतना नहीं है, वो बुक्स की अट्रैक्टिव फोर्स को। तो सर वो कि वैक्यूम, जब वैक्यूम में ले जाते तो फिर वो दोनों चिपक क्यों जाते हैं ग्रेविटी होने के बावजूद भी? वैक्यूम में दोनों जाके नहीं चिपकते। अगर वैक्यूम में आपने रख दिया अर्थ की सरफेस पर, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर जाएंगे। आप दो बुक्स लीजिए, बुक्स को ले जाकर आप एक जगह रखिए, वहां वैक्यूम क्रिएट कर दीजिए, अब ऐसे नहीं होगा कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देंगे। नहीं होगा सर। वो तब होगा जब आप पार्टिकल्स की बात करें, बहुत लाइट पार्टिकल्स की बात करें, तब ऐसी चीज। अच्छा ओके सर।
वो जो वैक्यूम ब्रेक्स होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि दो मासेस रखें, ये रखो। मैं अभी सबके डाउट्स पर आ रहा हूँ, साइमल्टेनियसली नहीं ले सकता ना, एक एक करके लूंगा बस अभी। तो ये दो बॉडीज मैंने ले ली, आप जो कह रहे हैं। अब इनके बीच में अगर मैं वैक्यूम क्रिएट कर दूं लेकिन बाहर एयर रहने दूं, समझ रहे हो कैस्पल? बाहर, यस सर। तो वो बाहर वाली एयर पुश करेगी और ये अट्रैक्ट करेगी। लेकिन अगर आप एयर हटा दी तो कोई चांस नहीं कि अट्रैक्ट, राइट? सर रिपीट कर दीजिए। मैंने ये देखो ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स ली, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, बट अर्थ का ग्रेविटेशन पुल ज्यादा है तो ये अट्रैक्ट नहीं करती। आपने क्या किया, यहाँ से तो एयर निकाल दी, बट यहाँ की एयर रहने दी, ये एयर भी तो पुश कर रही होगी। यस सर। ये एयर हटा दी तो ये एयर पुश करा के इन्हें पास ले जाएगी। लेकिन आप यहाँ की भी एयर हटा रहे हैं तो हर जगह की एयर हटाइए ना, यस सर। हटा दीजिए, तो फिर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। तो आप ओके सर। एक सब यस सर। तो होता है कि ट्रेन बहुत तेजी से निकल रही हो, लद्दाख में तो ट्रेन चलती नहीं है, चलती है नहीं चलती। नहीं सर। ट्रेन बहुत तेजी से निकल रही है और आप ट्रेन के बिल्कुल पास जाके खड़े हो जाएं तो आपके और ट्रेन के बीच में ऑलमोस्ट वैक्यूम बन जाता है और ट्रेन आपको अट्रैक्ट करती है। तो वेरी कॉमन कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। एनीवेज, आज इसका हो गया सर। मैग्नेट्स में क्या होता है? मैग्नेट में मैग्नेटिक फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती है अब्दुल्ला। उसकी फोर्स ज्यादा उसके मास की वजह से होती है। जी मैत्री, मास ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा है। फोर्स बिटवीन m1 एंड m2 इज सेम इज बिटवीन अर्थ एंड ईच इंडिविजुअल। नहीं भाई, डिपेंड करती है, जो भी फोर्स होगी अपॉन द वैल्यू ऑफ मासेस। अलग अलग मासेस होंगे, फोर्स अलग अलग हो जाएगी। नहीं सर, जो आपने बोला कि अर्थ किस फोर्स से पुल कर रही है, वो फोर्स हर मास पर अलग एक्ट करती है, अभी आपको दिख जाएगा, अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब्दुल अन्नान, फिर तो जैसे अर्थ पेन को अट्रैक्ट करता है, पेन भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। बिल्कुल अब्दुल अन्नान, अर्थ पेन को अट्रैक्ट करता है, पेन भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा, पर अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि एक्सेलरेशन इज नेग्लिजिबल, आपको अर्थ कहीं जाता हुआ नहीं दिखता। जी मैम, ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, राइट जानवी? यस, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज, कुछ exchange particles हैं known as gravitons. You can say that gravitons are somehow responsible for gravitation force. सर अभी आप क्या कह रहे थे कि m1 और m2 के बीच में जो फोर्स है उससे ज्यादा मैग्नीट्यूड अर्थ और इसके बीच में फोर्स है, वो कौन सा फोर्स था सर आपने? 7 मिनट में ये क्रिएट करता हूँ, अभी 7-8 मिनट दे दो मुझे, मैं एक टॉपिक पढ़ा दूँ, फिर उसमें आपके ज्यादातर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मतलब आप वही चीज पूछ रहे हैं आपने ज्यादातर लोग, जो मैं अभी डिस्कस करूँगा। ये लिख लिया। तो इसको करने की दो प्रोमिनेंट थ्योरीज हैं। मैं एक बार न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन करा दूं, फिर आप लोगों के डाउट्स पर आता हूँ। ज्यादातर जो आप पूछ रहे हैं दैट्स न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और एक आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। हम ये पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे। हालांकि ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, कई जगह जाकर ये फेल हो जाती है, ये हमेशा एप्लीकेबल, बट दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थ्योरी। तो स्कूल लेवल पर आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ ग्रेविटी नहीं पढ़ाई जाती, ये इसको ना जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। So, दोनों में फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं दोनों थ्योरीज में। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली मासेस कहता है, मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, बट हियर इट्स ऑल टुगेदर बिल्कुल कहानी अलग है। मतलब ये कहता है ज्योमेट्री की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स आती है। तो यश, जो तुमने कहा था ना, मैं एट द एंड ऑफ द क्लास लास्ट 7 मिनट्स में मैं दूंगा कि कॉज ऑफ ग्रेविटी, अभी डिस्कस करेंगे। ये लिख लीजिए इतना, इसको रब करते हैं। सर क्या बोला आपने कि ये दोनों किस किस चीज पे बात करते हैं, दोनों थ्योरीज? ग्रेविटेशन कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस की वजह से आती है। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ ग्रेविटी कहती है ग्रेविटेशनल फोर्स ज्योमेट्री की वजह से आती है। इट्स ज्योमेट्री ऑफ स्पेस टाइम। अब मैं इसमें अभी डिटेल में नहीं जा रहा। मेत्री, मैंने आपका डाउट देख लिया बच्चे, 2 मिनट पेशेंस रखो, जब मैं ग्रेविटेशन करा दूंगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फिर आऊंगा मैं डाउट। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको लिख लो, उसका नाम लिख लो। रब कर दूं ये? आप करिए। यस सर। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, मैं अभी एक चीज करने की सोच रहा हूँ कि जिन लोगों के असाइनमेंट्स नहीं आते ना, मैं उनके डाउट्स लेना बंद करूँ। फायदा थोड़ी ना, आप जब करोगे ही नहीं तो डाउट्स तो सब वेस्ट है।
तो आप पूछेंगे अभी दैट द जस्ट सॉर्ट ऑफ डिस्कशंस हैं वो, और कुछ नहीं, याद भी नहीं रहेंगे आपको 2 दिन के बाद भी क्या डिस्कस किया। अच्छा देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है इफ यू हैव टू मासेस, अ मास m1 एंड अ मास m2 एंड दे आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन r, तो ये दोनों मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे थ्रू अ फोर्स जिसे आप कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी ये मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा मासेस का मैग्नीट्यूड वैल्यूज होंगी उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मासेस के बीच में आप जितना सेपरेशन बढ़ाते चले जाएंगे फोर्स उतनी कम होगी। जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, आप एक कांस्टेंट यूज करते हैं g m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो ये जो g है कैपिटल G, इस g को कहते हैं दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दिस कैपिटल G is known as universal gravitational constant। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसे आप कैपिटल G से रिप्रेजेंट करें। G की वैल्यू होती है इट्स 6.67 into 10 raised to the power minus 11, it's Newton meter square per kg square। अच्छा, अब इसके बाद Fg is gm1 m2 by r square, न्यूटन्स ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसको यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं क्योंकि वैल्यू ऑफ जी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। लाइक आप अर्थ की सरफेस पर कैपिटल जी कैलकुलेट करो, किसी और गैलेक्सी में किसी और प्लैनेट पर आप जी की वैल्यू कैलकुलेट करो, दैट वैल्यू विल रिमेन सेम। सो वैल्यू ऑफ जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो जी की वैल्यू बिल्कुल भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगी। आप मीडियम चेंज करिए, जी की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जी की वैल्यू सेम। अभी जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसके कुछ फीचर्स हैं दैट दिस लॉ इज वैलिड। अच्छा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ना मैं बार बार NLG लिखता रहूंगा, पूरा नहीं लिखूंगा बार बार। सो पहली चीज ये कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए यूज कर सकते हैं, या तो सिर्फ पॉइंट मास हो, या अगर डेफिनेट शेप और साइज की बॉडी है इट शुड बी अ स्फीयर। पॉइंट मास और स्फीयर के अलावा आप किसी के लिए भी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज नहीं कर सकते। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज, Can you please repeat the last line again? this Newton's law of gravitation is valid only for a point mass. Is valid only for a point mass. If your body is extended, like point mass की जगह you have pen or you have a ball or book कुछ और है, so वो जो दूसरी body हो, if it is not a point mass, then it should be a sphere for a point mass or a spherical body. That's Newton's law of gravitation. It's valid either for a point mass or for a spherical body. If you have two pens, एक पेन ये लिया आपने और एक पेन मान लो मेरा हाथ है, ना मेरा हाथ और पेन पॉइंट मासेस हैं ना स्फीयर्स हैं, तो आप यहाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज नहीं कर सकते। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज करने के लिए पॉइंट्स होनी चाहिए दोनों बॉडीज या स्फेरिकल, तभी आप यूज कर पाओगे। मित्री, इसका भी आंसर आपको दिख जाएगा, अभी दिख जाएगा। स्फेयर ही, देखिए स्फेयर ही क्यों इसलिए आता है कि ये जो स्फेयर है ना, इस स्फेयर कुछ ऐसे बिहेव करता है कि सारा का सारा मास इसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है। बेसिकली एक थ्योरम है शेल थ्योरम, तो शेल थ्योरम कहती है कि स्फेयर एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करे। अभी देखेंगे शेल थ्योरम। सो दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि ये F is gm1 m2 by r square, कैपिटल G is universal gravitational constant, it's valid only for a point mass or a spherical body. Spherical mass distribution या point mass के लिए valid है। Non spherical mass distribution के लिए आप Newton's law of gravitation use नहीं कर सकते। Next, gravitational force is conservative। ये मुझे मानसविन याद दिलाएगा। मानसविन, कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब है?
सर मतलब वो चेंज नहीं होगी? नहीं, स्ट्रिक्ट फिजिक्स में डेफिनेशंस के मतलब होते हैं, आप ऐसे लिटरेचर यूज कर नहीं डिफाइन कर सकते। मैत्री, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव फोर्स? सर जो सिस्टम में आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व्ड रहेंगी सर, नहीं इक्वल रहेंगी। मानस, सर G final is equal to G initial. no. Manas, what do you mean by conservative force? ओपन क्वेश्चन सबके लिए, मैं आगे पढ़ाऊंगा नहीं अगर कंजर्वेटिव फोर्स का आंसर नहीं आया मेरे पास। व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? Path independent, work done by it in a Work circular path is zero. Independent of path. Conservative force means forces where work done is independent of path are known as conservative forces. Just like gravitation force, here gravitation force is conservative. So ये न्यूटन्स लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इतना लिखिए। अब हम डाउट्स लेना शुरू करते हैं। डाउट्स थे, अब्दुल्ला का डाउट हो गया था, उसको फोर्स ज्यादा उसकी मास की वजह से होती है। तो मैत्री आपको दिख गया आंसर कि फोर्स मास पर डिपेंड कर रही है। हर्षित आपका था M1 एंड M2, तो अगर डिफरेंट मासेस हैं हर्षित तो डिफरेंट फोर्सेस होगी। लाइक अर्थ एक पेन के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेगा वो अलग होगी, अर्थ एक कार के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेगा फोर्स अलग होगी। फोर्स डिपेंड करेगी अर्थ के मास पर भी और बॉडी के मास पर भी। और यश का भी एक रह गया है, जानवी का हो गया। चलो सबके पास। Now the next question, यश जो पूछ रहा था क्वेश्चन, cause of gravity. जी, कंजर्वेटिव का मतलब पार्ट इंडिपेंडेंट है। हमने वर्क एनर्जी पार्ट में खूब डिराइव करा था इस चीज, पूरा 1 घंटे का लेक्चर कंजर्वेटिव फोर्स पर। कॉज ऑफ ग्रेविटी, सो कॉज ऑफ ग्रेविटी, यस, एग्जैक्ट कॉज ऑफ ग्रेविटी के लिए आपको न्यूटन्स थ्योरी के बाहर जाकर आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ ग्रेविटी पर जाना होगा। तो आइंस्टाइन थ्योरी कहती है कि ग्रेविटी इज ड्यू टू कर्वेचर ऑफ स्पेस एंड टाइम। ग्रेविटी इज ड्यू टू curvature of space and time. स्पेस और टाइम के कर्वेचर की वजह से ग्रेविटी आती है। अब देखो स्पेस और टाइम के कर्वेचर का क्या मतलब है। जैसे आप कहते हैं ना एक थ्रेड ले लो, मतलब अगर आपने एक हैंकी ले लिया, वो हैंकी कुछ थ्रेड से मिला हुआ होगा। अगर कहीं कोई फोर्स नहीं है, हर्षित जस्ट 2 मिनट वेट करो। yes. एक साथ उस पर आऊंगा ना तो ये सबका बिगड़ जाएगा। So, अगर कहीं कोई मास नहीं है, और जैसे आप स्पेस और टाइम लेते हो ना, टाइम है जो आपकी क्लॉक में आ रहा है और स्पेस है जिसमें आप आगे पीछे जाते हैं, तो स्पेस और टाइम को आप फैब्रिक मान के चलो। जब हम आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ ग्रेविटी लेते हैं तो मान के चलते हैं पूरी यूनिवर्स एक स्पेस टाइम का फैब्रिक। अगर कोई मास नहीं है, दैट फैब्रिक इज प्लेन, कोई कर्वेचर नहीं, प्लेन फैब्रिक। लेकिन अगर कहीं कोई मास डाल दो, आप कहीं से आपने उठाकर कोई मास डाल दिया, तो वो मास क्या करता है, इस फैब्रिक को कर्व कर देता है, कर्वेचर आ जाता है। और मान लो यहाँ अर्थ रखा था, यहाँ मून रखा था, अर्थ और मून के प्रेजेंस की वजह से कर्वेचर आ गया। अब इस कर्वेचर की, अब सबको मूव तो स्पेस टाइम में ही करना है, तो ये मूव ऐसे कर जाएगा, मून और सन ऐसे मूव कर जाएगा। और ऐसे मूव करने का मतलब है एक दूसरे को अट्रैक्ट करना है। सो यश, आई नो कि ये आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ ग्रेविटी सिलेबस का पार्ट नहीं होती है, 2 मिनट का टॉपिक नहीं है, बट जो तुमने पूछा व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रेविटी, द कॉज ऑफ ग्रेविटी इज दिस कर्वेचर ऑफ स्पेस एंड टाइम। अगर कहीं कोई मास नहीं है, द कर्वेचर स्पेस टाइम इज फ्लैट, द फ्लैट स्पेस टाइम। फ्लैट स्पेस टाइम में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करती, बट जैसे ही आप कोई मास लेकर आओगे, स्पेस टाइम आपका कर्व हो जाएगा और इस कर्वेचर की वजह से बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगी। सर, यस, सो इसी को एक मॉडल में देखा था कि बीच में सन रखा, उसने कर्वेचर ज्यादा किया और उन दोनों ने कम किया। पर उसमें ये भी देखा था कि वो घूमते घूमते बाद में नीचे आज के कोलैप्स हो जाता है, बट यूनिवर्स में नहीं होता है। वो क्यों सर? क्योंकि उस मॉडल के अंदर सिर्फ एक सन दिखाया था और एक अर्थ दिखाया था, सिर्फ सन और अर्थ दिखाया हुआ। अगर उसके अलावा और भी चीजें होती तो वैसे कोलैप्स नहीं करती।
वो जो मॉडल है दैट्स नॉट द एग्जैक्ट मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम, सिर्फ आपको ये बता रहा है दैट ग्रेविटी इज ड्यू टू कर्वेचर। उसका जो अंदर जाना है ना, दैट्स वो चीजों को गलत एक्सप्लेन कर अंदर नहीं। अच्छा चलो, ये मास्टर्स तक नहीं होता आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। बस मुझे यश के क्वेश्चन का आंसर देना था, ये बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने बता दिया। मास्टर्स तक आप नहीं पढ़ी। हर्षद सर, अर्थ 2 सिमिलर पेन पर सेम फोर्स अप्लाई करेगा? बिल्कुल, अगर 2 सिमिलर पेन का मास सेम है तो सेम फोर्स होगी। अगर मास सेम है हर्षद तो फोर्स सेम है। सर मतलब कोई भी चीज लेके मतलब ये सर मास मतलब मास की वजह से होगा? बिल्कुल, मास की वजह से। ऐसे तो सर अगर कोई पेन है और मैं कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ जिनका मास सेम है तो उस पे भी सेम। बिल्कुल फोर्स। मेजरी ब्लैक होल की फोर्स ब्लैक होल के मास की वजह से होती है। ब्लैक होल इज द जिसका मास सबसे ज्यादा हो सकता है यूनिवर्स में, दैट्स अ ब्लैक होल। सबसे ज्यादा जो मास किसी चीज का एग्जिस्ट कर सकता है, दैट्स ब्लैक होल। So द मासिव मोस्ट ऑब्जेक्ट इज ब्लैक होल। उसकी जो हैवी ग्रेविटेशनल पुल है, दैट्स ड्यू टू इट्स मास। तो उसका मास ऐसा क्या, मतलब उसका मास डिफरेंट क्या कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज से बनता होगा ना? वो हर चीज अपनी तरफ अट्रैक्ट करता चला जाता है। हाँ सर, तो उससे बढ़ता होगा ना उसका मास? एग्रीगेशन डिस्क होती है, इसका बढ़ता चला जाता है। माइनस जोशी, व्हाट द मास एक्सट्रीमली लार्जर द कर्वेचर क्रिएट्स। नो, इट वोंट क्रिएट अ टी, इट विल जस्ट कर्व। ये इसका कर्वेचर बढ़ता चला जाएगा, स्फीयर बनता चला जाएगा, जस्ट लाइक अ ब्लैक होल। और जब कर्वेचर बहुत ज्यादा होगा तो आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। मतलब ऐसा है ना, आपके स्पेस टाइम बहुत हैवी मास होगा तो ये ऐसे बंद हो जाएगा, आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। द बेस्ट एग्जांपल इज ब्लैक होल। ब्लैक होल से कोई चीज बाहर नहीं निकल सकती, मास बहुत ज्यादा है, कर्वेचर बहुत ज्यादा है। इतना नोट कीजिए, हम कुछ कैलकुलेशन स्टार्ट करें। सर इसमें ये स्फीयर बन रहा है ना, मतलब ऑटोमेटिकली जो कर्वेचर आप बोल रहे हैं। सर ओके, तो क्या क्या क्वेश्चन है अब्दुल्ला? हाँ अब्दुल्ला, ब्लैक होल में कुछ भी चला जाए तो वापस नहीं आ सकता। अच्छा, मैं ताबिश से कहता हूँ इस संडे ना वो आपको एक आधे घंटे का सेमिनार दे देगा, मतलब दिखा देगा ऑन ब्लैक होल एंड दिस कर्वेचर वाली चीज। सर आपने क्या बोले, कर्वेचर स्पेस एंड टाइम, इसका मतलब क्या हुआ सर? कर्व हो जाता है, स्पेस टाइम फैब्रिक है, जिसे आप टाइम कहते हो, स्पेस कहते हो, फैब्रिक है, वैसा फ्लैट होता है, मास की वजह से वो कर्व होता है। सर मतलब अल्टीमेटली ये एक स्फीयर बन जाएगा ना? हर चीज, हर कर्व चीज को स्फीयर नहीं कहते। ये भी कर्व है, ये भी कर्व है। हम इस कर्वेचर की बात कर रहे सर हैं जी। सर कोई व्हाइट होल है सर असली का? व्हाइट होल जैसे वार्म होल जिसे कहते हैं, जो ब्लैक होल से अंदर जाता है तो फिर व्हाइट होल से निकल आता है बाहर। is a mathematical concept, a well established mathematical concept, but अभी तक किसी ने डिटेक्ट नहीं किया। एक जमाना था जब ब्लैक होल भी एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट था, किसी ने डिटेक्ट नहीं किया था। चंद्रशेखर ने बताया था ब्लैक होल हो सकता है, किसी ने डिटेक्ट नहीं किया था, बट डिटेक्ट हो गया तो ओके, ब्लैक होल डू एग्जिस्ट। सर वार्म होल डिस्कवर हो जाए तो लोग कहेंगे इस वार्म होल। सर सर मेरे को एक चीज पूछनी थी। सब बिग बैंग थ्योरी की वजह से डिफरेंट प्लैनेट्स बने थे, राइट? सर तो अभी ना कुछ फिलहाल हाल ही में रिसेंटली डिस्कवर किया था कि डायमंड प्लैनेट्स भी होते हैं। सर वो भी बिग बैंग थ्योरी से ही बने होंगे? तो वेल एस्टैब्लिश्ड रिसर्च नहीं है, हो सकता है। सब कुछ बिग बैंग के बाद ही है, जो भी आया वो बिग बैंग के बाद।
सही, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों 1-2 दिन पहले आया था कि डायमंड के प्लैनेट्स भी होते हैं और उनमें हाई क्या कहते हैं अमाउंट में कार्बन और ये सब फाउंड होता है। बेसिकली जो आता है ना, फिजिक्स इज नॉट एवरीथिंग व्हाट योर न्यूज़पेपर वाला सेज। तो न्यूज़पेपर में हर चीज़ जो आ रही होती है, जरूरी नहीं कि वो किसी थ्योरी से आ रही है। तो कई बार ऐसा भी होता है, लगता है कि अच्छा ऐसा हो सकता है, फिर कुछ टाइम के बाद आता है कि ओके ये नहीं होगा। सो गूगल अपडेट्स में भी गलत आ सकता है। हाँ, गूगल अपडेट्स में से मैंने न्यूज़पेपर तो आता नहीं यहाँ पर। एनीवेज, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बट ये मेरा सिलेबस बहुत ज़्यादा स्लो कर देगा। मैं ताबिश से कहता हूँ, ताबिश जो ओलंपियाड की क्लासेस लेते हैं, क्योंकि ताबिश और मेरा रिसर्च इंटरेस्ट यही था। मेरी पीएचडी इसी पर है, ताबिश भी इसी पे काम करता है। मेरे पास तो टाइम नहीं है, ताबिश आपको करा देगा कि ब्लैक होल और सॉरी सब चीज़ें जो कुछ भी आप पूछ रहे हैं, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ताबिश आधे घंटा 1 घंटे में डिस्कस कर रहा है, या मुझे टाइम मिला संडे तो मैं डिस्कस कर दूँ, बट मैं फिलहाल सिलेबस पे आ। ओके सर। चलो, ये आ गया, फ्लैट हो गया। अच्छा, अब इसके बाद एक और टर्म आता है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटी। So gravity is particularly gravitational pull of Earth. Gravitational pull of Earth is gravity. Gravitational pull of Earth is gravity. अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को ग्रेविटी कहते हैं। Excuse me, sir. हर्षित, ऐसा कुछ स्टेबल नहीं होता जैसे आप स्फेयर कहेंगे, मतलब स्टेबिलिटी किस टर्म्स में, क्या आप स्टेबल समझ रहे हैं? स्टेबल से आप क्या कहना चाहते हैं? जो टूटे नहीं, जो मूव ना करे? तो नहीं, मतलब अल्टीमेटली कोई भी चीज को देखा, मतलब जो हमारे यूनिवर्स में मैक्सिमम चीजें हैं सर वो स्फेरिकल ही है। सिलिशियल बॉडीज ले लो सर, प्लैनेट्स ले लो, एंड देन यू टॉक अबाउट कर्वेचर, मतलब मैं जो बोला था अल्टीमेटली स्फीयर बन जाएगा इन दैट सेंस सर। Spherical, stable नहीं, symmetrical. The nature always follows symmetry. Symmetrical की वजह से, is the most symmetrical shape. Excuse me, sir. Yes. So you've written gravitational pull of the earth. So सिर्फ अर्थ के पुल को ग्रेविटी बोलते हैं और कुछ नहीं होता सर? Nothing. और किसी को हम gravity नहीं कहेंगे. So sun attracts moon, sun attracts other planets, but that's not gravity. That's gravitational force. But the gravity is precisely for Earth. If Earth pulls a body, then it's gravity. It's gravity. बाकी प्लैनेट्स के भी अपने अपने नाम है। सबको ग्रेविटेशनल पुल कहते थे यार, क्योंकि और किसी प्लैनेट में ह्यूमंस नहीं है ना, तो उन्होंने वो एक स्पेशल नाम दे दिया। आज समय तो उन्होंने उसको उठाकर एक स्पेशल नाम ग्रेविटी दे दिया। सो लेट्स से दिस इज अर्थ, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर। अर्थ की सरफेस पर आपने एक बॉडी रख दी, द मास ऑफ द बॉडी इज स्मॉल, दिस इज कैपिटल एम, इट्स अर्थ। जब आप किसी भी बॉडी को अर्थ की सरफेस पर रखोगे, अर्थ उसके ऊपर एक ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई करेगा। उस ग्रेविटेशन फोर्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, Gmm over r². So this gravitational force is gravity. This is gravity. This is gravity. अच्छा, now अब अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ यूज करूं, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि अगर बॉडी पर फोर्स एक्ट कर रही है तो एक्सेलरेशन जरूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि फोर्स एक्ट ना करे और एक्सेलरेशन ना हो। हमेशा जब भी फोर्स एक्ट कर रही है तो एक्सेलरेशन जरूर होगा। तो जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी प्लेस्ड ऑन सरफेस, और उसको हम सीधा सीधा कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। Acceleration due to gravitation. So gravitational force की वजह से जो acceleration आएगा, उस acceleration को हम g से represent करते हैं। और acceleration न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है, it's always force divided by mass. So this is Gmm over r². M will cancel this M, तो आपका G आ गया, it's Gm over r², where this M is mass of Earth, where this capital M is mass of Earth, और ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, it's 6 × 10⁻⁴ kg.
R is radius of Earth. R is radius of Earth, and its values again, it's 6.4 into 10 raised to the power 6 meter. That's radius of Earth. And G is, तो अगर मैं value substitute कर दूँ, this is 6.67 into 10 raised to power minus 11 into 6 into 10 raised to the power 24 by 6.4 into 10 raised to the power 6. When you solve it, it's 9.8 meter per second square. जो हम 9.8 यूज करते हुए आ रहे हैं आज तक, तो 9.8 यहाँ से करेंगे. It's 9.8 meter per second square. But this is acceleration due to gravity for a body placed on the surface of Earth. The force on a body placed on Earth, placed on surface of Earth. तो अगर आपने अर्थ की सरफेस पर बॉडी को रख दिया तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स gmm by r स्क्वायर होगी, उसका एक्सेलरेशन gm by r स्क्वायर होगा, which is 9.8 meter per second square. And it's very clear that this acceleration is absolutely independent of body. It depends only over the mass of Earth, the radius of Earth, and the universal gravitation constant. It's absolutely independent of the mass of the body. It's absolutely independent of the shape and size of the body. So this G is independent of mass, shape and size of it. G की वैल्यू बॉडी के मास, बॉडी के शेप और बॉडी के साइज सबसे इंडिपेंडेंट होगी. ये सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट पे डिपेंड करता है. सो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये अर्थ की सरफेस पर तो है 9.8. कभी कभी ना कहता है जी निकाल दो मून की सरफेस पर. सो आप क्या यूज करोगे? मून का मास, मून का रेडियस. कहता है जी की वैल्यू निकालो ऑन द सरफेस ऑफ जुपिटर. आप क्या यूज करेंगे? जुपिटर का मास और जुपिटर का रेडियस. इतना लिखिए. फिर एक शेल थ्योरम है. जैसे मैत्री ने पूछा था कि सिर्फ स्फीयर के लिए ही क्यों यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज कर सकते हैं, उसका आंसर. Excuse me, sir. What was 6.67 into 10 to the power minus 11? That's the value of capital G, universal gravitation constant. सर जो यहाँ पर मास ऑफ अर्थ देर का ये कांस्टेंट तो होगा नहीं है, चेंज होते रहता है. तो दैट्स एवरेज मास. क्यों अर्थ का मास क्यों चेंज होता है मानस? तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली चेंज हो गई. नहीं, उससे नहीं. सर कंजर्व थोड़ा है, मतलब कांस्टेंट तो है नहीं ना थ्रू आउट. वो जो पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है ना, अल्टीमेटली वो बन कहाँ से रही है? मतलब वो बाहर से तो कुछ आ नहीं रहा. जो इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, वो बाहर से तो कुछ नहीं आ रहा. तो बड़ा अच्छा टॉपिक है डिबेट का, सोचने वाली चीज है कि ह्यूमन बॉडी कैसे बनती है. एयर यूज करती है, प्रोटीन यूज करती है, जो भी यूज कर रही है, क्या वो बाहर से आ रहा है या वहीं से बना रहा है? सर अर्थ पे प्रेजेंट है सर, बट स्टिल मतलब लॉजिक तो कहीं से बनाती नहीं है ना ये चीज थी अर्थ के ऊपर. मैंने एक थोड़ा सा मड पड़ा हुआ, तो उसी मड से मिलकर मैंने कुछ चीजें बना दी, कुछ डॉल्स बना दी. क्या मास में कोई चेंज आएगा? नहीं सर. अगर मास में चेंज आ सकता है तो तब आ सकता है जब कुछ एंटर करे या कुछ बाहर जाए. अगर कुछ एंटर कर रहा है, सो दैट इज जो और प्लैनेट से आता है, स्टीरॉइड्स आ गए, मीटरॉइड्स आ गए, उनसे जो कुछ भी आया उससे थोड़ा सा चेंज. सर मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जी की वैल्यू चेंज हो सकती है, स्मॉल जी की वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज होती है. मैत्री सिर्फ ये कि बॉडी कैसे बनती है, लाइक टिश्यूज कैसे बनते हैं, सेल कैसे बनता है. मतलब एक बच्चा जब कुछ किलो का होता है 2 और 3 kg, और वो जब एडल्ट होकर 50 kg का हो जाता है तो उसके अंदर वो 47 kg आया कहाँ से? क्या वो किसी और प्लैनेट से आया या वो इसी प्लैनेट का था उसमें ऐड हुआ? सो अच्छा, ओके सर, ओके सर. लेकिन मैं भी कर नहीं सकता, मुझे थोड़ा सा स्टेटस बूस्ट करना. ये संडे हम एक क्लास रख लेंगे, उसमें हम सब डिस्कस कर लेंगे. चलिए, तो मैं फिर अब यहाँ पर अब आ जाओ वही जो एग्जाम में आता है, न्यूमेरिकल्स. तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपके पास एक लॉ है जिसे कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल.
देखिए एक तो बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल है जो अब आपको देगा भी नहीं सॉल्व करने के लिए, लाइक वो आपको दो बॉडीज दे रहा है, दो बॉडीज देगी। एक बॉडी है जिसका मास है 5 kg और एक और बॉडी है, इस बॉडी का मास है लेट्स से 10 kg। Center to center separation is 10 meters. This is the center to center separation. आपको फोर्स कैलकुलेट करना, फोर्स जो होगी इन दोनों, कैलकुलेट फोर्स बिटवीन द मासेस। फोर्स बिटवीन, सो मासेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल लिख सकते हैं G m1 m2 over r square. So your F is G, which is 6.67 into 10 raised to the power minus 11. It's m1, which is 5. It's m2, which is 10, divided by r square. R is 10 square. So the force comes out to be, it's 6.67 into 5. So that's around 5 7 35. 30, around 31 into 10 raised to the power minus 12. This is the force acting between these two bodies. Gravitational force between two bodies. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब आप यूज करते हैं तो आप यूज करते हैं दो मासेस। इफ यू हैव जस्ट टू मासेस, उनके बीच में जो फोर्स होगी दैट फोर्स इज गिवन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बट अगर आपके पास दो से ज्यादा मासेस, मैं आपको 3 मासेस दे दूं, 4 मासेस दे दूं, तो ऐसा नहीं कर देंगे कि n मासेस के लिए आपने m1 m2 mn कर दिया। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक टाइम पर दो ही मासेस के साथ डील करेगा। इफ यू हैव मोर देन 2 मासेस तो आपको कुछ और यूज करना होगा। तो अगर 2 मासेस से ज्यादा मासेस हैं आपके पास तो आप यूज करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपसे सिर्फ ये कहता है इफ यू हैव मोर देन 2 मासेस, 3 4 5 मासेस हैं, तो आप फोर्स कैसे कैलकुलेट करें। अच्छा, अब यहां तक कोई डाउट है किसी का? सर एक सेकंड में है। अब्दुल्ला का डाउट है अर्थ का शेप क्या है। अर्थ इज एलिप्सॉइड, इट्स नॉट एन एग्जैक्ट स्फीयर, बट वी कंसिडर फॉर ऑल थियोरेटिकल कैलकुलेशंस अर्थ टू बी अ परफेक्ट स्फीयर। हाँ, और बताइए, पूछ रहा था कुछ। सर वो 33 नहीं होना चाहिए? हो सकता है यार, मैंने बस ऐसे नंबर लिख दिया 33 का, तो मैंने बस ऐसे ही एक अंदाजे से नंबर लिख सर वो 33 है? दिया। हो सकता है, और मैंने मल्टीप्लाई नहीं कर लो। 5 6 30 33, यस अराउंड 33 है। नेक्स्ट देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये लिख लीजिए, इसे रब करते हैं और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं। मुझे यहां तक बताइए कोई डाउट किसी को? व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज ग्रेविटी फोर्स कैलकुलेट कैसे करेंगे? दो मासेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट करने में कोई इशू नहीं। लेट्स सी इफ यू हैव मोर देन 2 मासेस तो आप क्या करें? रब कर दूं मैं सब? नेक्स्ट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब जरा 5 मिनट सुनिएगा ना, अगले 5 मिनट तक मैं कोई डाउट नहीं दूंगा, जरा सुनिएगा, फिर उसके बाद हम डाउट्स। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को आप यूज तब करते हैं जब आपके पास दो से ज्यादा मास। एक मिनट यार, एक तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप तब यूज करोगे व्हेन यू हैव मोर देन 2 मासेस। So it's used when for more than 2 masses.
We use superposition principle if we have more than 2 point masses. 2 से ज़्यादा point masses हैं, superposition principle use करें. Superposition principle आपसे कहता है for a system of so कहता है for a system of n interacting point masses, n interacting point masses, net force on a given mass, net force on a given mass is vector sum of forces due to individual masses. Due to individual masses. So आपके पास कई masses हैं, किसी एक particular mass के ऊपर आपको force चाहिए, तो उस force के लिए आप individual masses की forces लीजिए और सारी forces को vectorically add करो. This is superposition principle. This is how we calculate net force. Say you have a mass m0, एक mass है m1, एक mass है m2 और एक mass है m. इनके बीच में आपको separations भी दिए हुए कि say this separation is r1, this separation is r2, this separation is r. Separations भी. आपको m0 के ऊपर फोर्स चाहिए. तो देखिए m0 पर फोर्स कौन एक्सर्ट करेगा? m1 भी एक्सर्ट करेगा, m2 भी एक्सर्ट करेगा, mn भी एक्सर्ट करेगा. हर इंडिविजुअल मास m0 पर फोर्स एक्सर्ट करता है. तो ये जो फोर्स होगी, दिस इज फोर्स ऑफ m0 ड्यू टू m1, फोर्स ऑन m0 ड्यू टू m2 एंड फोर्स ऑन m0 ड्यू टू m2. दैट्स इट. हर मास m0 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा. सो f01 का जो मैग्नीट्यूड होगा, इट्स g m0 m1 ओवर r1 स्क्वायर. f02 का जो मैग्नीट्यूड होगा, दैट्स g m0 m2 ओवर r2 स्क्वायर. f0n का जो मैग्नीट्यूड होगा, दैट्स g m0 mn बाय r स्क्वायर. तो आपने हर इंडिविजुअल मास की वजह से फोर्स कैलकुलेट कर लिया. f01 कैलकुलेट कर लिया, f02 कैलकुलेट कर लिया, f0n कैलकुलेट कर लिया. अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि जो नेट फोर्स होगी ना m0 पर, दैट नेट फोर्स ऑन m0 f इज वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स. आप सबको वेक्टोरिकली ऐड करते चले जाओ. f01, f02, f0n सबको वेक्टोरिकली ऐड करो. दोबारा देखिए, अगर आप m0 पर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, n मासेस हैं, हर मास की वजह से फोर्स कैलकुलेट करो और उसके बाद सारी फोर्सेस को वेक्टोरिकली ऐड करो. दैट सिंपल प्रिंसिपल इज सुपरपोजिशन. इतना लिखिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस करें. सर यहाँ पे m1 m2 एक दूसरे पे वो एक्सर्ट नहीं करेंगे फोर्स? बिल्कुल करेंगे, लेकिन हम इन पर फोर्सेस नहीं कैलकुलेट कर रहे, हम m0 पर फोर्स कैलकुलेट कर रहे. दूसरी चीज, m1 और m2 की जो फोर्सेस होंगी वो तो एक्शन रिएक्शन पेयर से कैंसिल भी हो जाएंगी. यस सर. m1 m2 पर देगा उतना m2 m1 पर देगा. देयर एक्शन रिएक्शन फोर्स कैंसिल हो जाएगा. जो बचेगा वो बचेगा जो m0 पर ऐड करेगा. अब्दुल्ला, पहले 2 को ऐड करेंगे, फिर 3rd को ऐड करेंगे. जी बिल्कुल अब्दुल्ला, जितनी फोर्सेस है सबको ऐड करते चले जाए. सर m1 और m2 के बीच में कैंसिल हो रही है, तो m1 और m0 के बीच में क्यों कैंसिल हो रही है? इसलिए नहीं होगी क्योंकि मैं सिर्फ m0 पर ले रहा हूँ. मैं m0 की वजह से इस पर नहीं ले रहा. ओके सर. Yes, if Earth is rotating, why do you consider it mass and not moment of inertia? Because yes, right now we are not interested in rotation of Earth. We are just interested in the force between a mass due to Earth. I'm just interested in force.
अब वो फोर्स जब रोटेट कराएगी देन यू वुड कैलकुलेट मोमेंट, कंसीडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एवरीथिंग. अर्थ इज नॉट जस्ट रोटेटिंग, इट्स इवन रिवॉल्विंग अराउंड द सन. उसमें कुछ ट्रांसलेशनल मोशन भी है रिवोल्यूशन की वजह से. जी अब्दुल्ला, सारी फोर्सेस को एक साथ ऐड करें. जब हम अर्थ का रोटेशन लेंगे तब यस विल कंसीडर इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आप लोग इतना लिख लें तो मुझे बताइए इसको रख कर. भाई रब कर दूं, सब लिख चुके हैं. सुधांशु, गौरव, जानवी, हुआ ना? दिशा लिख लिया सब? क्वेश्चंस देखिए. हर्षित, तब से अब तक अर्थ का मास कांस्टेंट है, अर्थ के मास में कोई चेंज नहीं आया. नहीं, वैल्यू ऑफ जी सर मतलब क्यों, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो? पॉपुलेशन जब डिस्कस कर तो रहा था मैं वही चीज. पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है उसमें जो भी पॉपुलेशन आ रही है वो किसी और प्लैनेट से तो नहीं आ रही ना. अर्थ की तो जो रिसोर्सेज है वो किसी और फॉर्म में आ गई. भाई ये कुछ ऐसा है कि मैं आपको थोड़ी सी मिट्टी दे दूं, ये मड है, 100 kg मड है ना. यस और इस 100 से मैंने कुछ शेप्स बना दिए. क्या मास चेंज हो गया या इन शेप्स का सब मिलाकर 100 kg होगा? यस सर. यस सर. बस कुछ ऐसी चीज है. Although there is change in mass, कि एस्टेरॉइड्स आ रहे हैं, मीटरॉइड्स आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, बट दैट अर्थ का जो मास है दैट 6 into 10 raised to the power 24 kg. तो जो चेंजेस हैं उनकी वजह से कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ेगा. जी अब्दुल अन्नान, अर्थ ओवल शेप्ड ही है बट वी विल कंसीडर अर्थ एज अ स्फीयर फॉर ऑल थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस. सो द क्वेश्चन सेज कि आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया और उसके हर वर्टेक्स के ऊपर ईच साइड इज ए, हर वर्टेक्स पर एक मास रख दिया. दिस इज सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड पर एक मास रखा है कैपिटल. इस कैपिटल एम के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करें. कैलकुलेट फोर्स ऑन मास कैपिटल एम placed at the centroid. Placed at the centroid of triangle. So कैपिटल एम पर फोर्स चाहिए जो कैपिटल एम सेंट्रॉइड पर बैठा हुआ है. दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, दिस इज पॉइंट ओ. ओ के ऊपर आपको फोर्स कैलकुलेट करना. सो देखो यहाँ पर पहले ही डिसाइड कीजिए क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करोगे. यस सर. सुपरपोजिशन Yes, प्रिंसिपल sir. करते हैं व्हेन यू हैव मोर देन 2 point masses. नाउ वी हैव 4 point masses. कैपिटल एम पर जो फोर्स होगी ये कौन कौन अप्लाई कर रहा होगा? ए भी अप्लाई करेगा, बी भी अप्लाई करेगा, सी भी अप्लाई करेगा. ए ओ पर जो फोर्स अप्लाई करेगा इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. इस फोर्स को ऐसे लिखते हैं एफ ओ ए. सो हियर एफ ओ ए इज फोर्स on mass at O due to mass at A. A वाले मास की वजह से O वाले मास पर जो फोर्स है दैट फोर्स इज F O. इसी तरह से B वाला मास O वाले मास को अट्रैक्ट करेगा, फोर्स इज F O B.
सी वाला मास ओ वाले मास को अट्रैक्ट करेगा, फोर्सेस एफ फोर्स, ये फोर्स। लेट्स अज्यूम कि किसी भी सेंटर और कॉर्नर के बीच में जो सेपरेशन है, फोर्स की डायरेक्शन ऊपर क्यों है भाई? ए वाला मास इसको अट्रैक्ट करेगा तो अपनी तरफ ही खींचेगा ना। अब्दुल्ला एक मास यहाँ रखा है, दूसरा मास यहाँ है, ये से अट्रैक्ट करेगा मीन्स अपनी तरफ खींचेगा तो फोर्स ऊपर जाएगी, बस इसलिए फोर्स का डायरेक्शन ऊपर। सो Fo is force on mass at A at O due to mass at A. Similarly, O पर B वाले की वजह से FOB, O पर C वाले की वजह से FOC, ये सारी फोर्स। अब इन फोर्सेस का आपको मैग्नीट्यूड लेना, हर फोर्स का मैग्नीट्यूड, उसके लिए सेपरेशन की जरूरत पड़ेगी। जानवी मुझे जल्दी से बताओ ये मैग्नीट्यूड कितना होगा, FOA का मैग्नीट्यूड कितना है? अगर आपको नहीं आता होता, ये सबके लिए, सिर्फ जानवी के लिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको नहीं आता प्लीज लिखिए नहीं आता, मैं आगे पास हो जाऊँ। और मेरा अच्छा खासा टाइम वेस्ट होता है उसमें वेट करने में कि बता रहा है नहीं बता रहा। ओके, नो आंसर, वेरी गुड। फोर्स हो जाएगी G, O पर मास कितना है? कैपिटल M, गुड जानवी, कैपिटल M। A पर मास है स्मॉल m, डिवाइडेड बाय सेपरेशन इज R स्क्वायर। अब ये देखो दूसरा जो मास है B वाला, वो भी इसको अट्रैक्ट करेगा विद द फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। जब आप FOB कैलकुलेट करोगे तो भी हो जाएगा GMM बाय R स्क्वायर। जब आप FOC कैलकुलेट करोगे तब भी यही है, GMM बाय R स्क्वायर। So in all cases the magnitude of all forces is same. हर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है that magnitude is same. जो डिफरेंस है that difference is in direction. Directions अलग अलग है but magnitude सबके same. So the first step is to calculate magnitude of individual forces. यहां तक सबका क्लियर है? कोई डाउट किसी का? दिव्यांशी, अब्दुल हन्नान, आमना, किशा, क्लियर है यहां तक? किशा तुम क्लास में हो? देखो तिशा क्लास में नहीं है। दिव्यांशी, अच्छा है क्लास में। दिव्यांशी, दिव्यांशी मुझे नेट फोर्स बताओ, नेट फोर्स ऑन मास एट O कैसे आएगा? तो मैंने इंडिविजुअल फोर्सेस कैलकुलेट कर दी, नेट फोर्स के लिए क्या करूं? दिव्यांशी, so the net force will be vector sum of everything, FOA plus FOB plus FOC। तीनों फोर्सेस को वेक्टोरिकली ऐड कर लीजिए। जब आप वेक्टोरिकली ऐड कर लोगे तो आपको नेट फोर्स मिलेगा। बट तीन वेक्टर्स को ऐड करने के लिए आप कौन सा लॉ यूज कर सकते हैं? तिशा, तीन फोर्सेस को ऐड करने के लिए कौन सा लॉ यूज करोगे? ट्राइंगल लॉ तीन फोर्सेस के लिए मैंने तो नहीं सिखाया था। ट्राइंगल लॉ तो दो फोर्सेस के साथ डील करता है। यू हैव थ्री वेक्टर्स। दो मेथड होते हैं दो से ज्यादा वेक्टर्स को सॉल्व करने के। एक आपको सिखाया था पॉलीगन लॉ और एक सिखाया था आपको रेजोल्यूशन। हम रेजोल्यूशन यूज करेंगे, पॉलीगन लॉ इज वेरी लेंथी। पॉलीगन लॉ से बहुत टाइम वेस्ट होगा, पॉलीगन लॉ नहीं, रेजोल्यूशन यूज कर सॉल्व करेंगे। तो रेजोल्यूशन के लिए मुझे इस एंगल की जरूरत पड़ेगी, मुझे ये वाला एंगल चाहिए और मुझे ये वाला एंगल चाहिए। तो देखो इट्स ए इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये एंगल को बताएगा कितना होगा? 30 डिग्री। टोटल 60 होता है, ये 30 हो जाएगा। ये 30 तो ये भी 30 जाएगा। टोटल 60 होता है, ये 30 हो जाएगा। ये 30 तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री।
अब जो प्रॉब्लम है वो ग्रेविटेशन की ना होकर अब प्रॉब्लम वेक्टर्स की। इतना लिख लीजिए, आज ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कल इसे कंप्लीट करें। इतना लिखिए, कल इसे कंप्लीट करेंगे। इसका आंसर 0 आएगा। सर छुट्टी हो गई? अब बस हाँ, क्लास ओवर, बस क्लास ओवर कंप्लीट कर पाएंगे। यस सर। हाँ, क्लास ओवर। थैंक यू सर। ओके, क्लास ओवर। Thank you, sir. Bye, sir.